बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में कुदरती आफ़ात की रीडिंग, उसके अल्फाज, मायने और इजाफ़ी सवालात किए थे। आज उसके बाकी मश्क़ी सवालात करेंगे। अच्छा, 8 क्लास मश्क में सबसे पहला जब सवाल है मश्क़ी सवालात में मदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, कुदरती आफ़त किसे कहते हैं? 2 है, पहले कौन सी बीमारियां मुहलिक हुआ करती थीं? और क्या आजकल ताउन की बीमारी मौजूद है? ज़लज़ले से क्या होता है? सबसे ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला कब और कहाँ आया? उसकी शिद्दत क्या थी? कोयटे के ज़लज़ले में कितने अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए? 8 अक्टूबर 2005 के दिन मुज़फ़्फ़राबाद में क्या हुआ था? सैलाब किस तरह नुकसान पहुंचाता है? अच्छा, 8 क्लास सवालों के जवाब हम यहाँ से देंगे। सबक का अन्वान कुदरती आफ़ात मश्क। मुंदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, कुदरती आफ़त किसे कहते हैं? जवाब है कि कुदरती आफ़त नागहानी आफ़त को कहते हैं। सवाल नंबर 2 है कि पहले कौन सी बीमारियां मुहलिक हुआ करती थी? जवाब है कि पहले ज़माने में ताउन, हैज़े और मलेरिया जैसी बीमारियां मुहलिक हुआ करती थीं। सवाल नंबर 3 है कि क्या आज कल ताउन की बीमारी मौजूद है? आजकल जवाब है कि आजकल ताउन की बीमारी का नामो निशान मौजूद नहीं। सवाल नंबर 4 है कि ज़लज़ले से क्या होता है? जवाब है, इसका ज़लज़ला भी एक कुदरती आफ़त है। इसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हज़ारों इंसान मौत का शिकार हो चुके हैं। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान अलग होता है। कई मंजिला अमारात आने वाहत में मलबे का ढेर बन जाती हैं। अब बेटा सवाल नंबर 5 है कि सबसे ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला कब और कहाँ आया? इसकी शिद्दत क्या थी दुनिया में? जवाब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शदीद ज़लज़ला 1960 में चिली में आया था। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 9.6 थी। अब सवाल नंबर 6 है कि कोयटे के ज़लज़ले में कितने अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए? जवाब है कि कोयटे के ज़लज़ले की वजह से 60,000 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए और 60% से ज़्यादा अमारात मलबे का ढेर बन गई, यानी तबाह हो गई। अच्छा, सवाल नंबर 7 है कि 8 अक्टूबर 2005 के दिन मुज़फ़्फ़राबाद में क्या हुआ था? जवाब है कि 8 अक्टूबर 2005 को मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके और मुल्हिका इलाकों में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से 90,000 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए, जबकि 75,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। अब सवाल नंबर 8 है कि सैलाब किस तरह नुकसान पहुंचाता है? जवाब है कि ज़लज़ले की तरह सैलाब भी इंसान के लिए डरावना ख्वाब रहे हैं। सैलाबों की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। मकानात ढह जाते हैं यानी गिर जाते हैं। गाड़ियां सैलाब के पानी में बह जाती हैं और फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। अब तफसीली सवालात हमने देने हैं। मदरजा ज़ैल सवालात के तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कि ज़लज़ले ज़्यादा नुकसानदेह हैं या सैलाब? दलाइल से जवाब दें। जवाब है कि ज़लज़ले। पहले हम ज़लज़ले की बात करेंगे। ज़लज़ला भी कुदरती आफ़त है। इसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हज़ारों इंसान मौत का शिकार हो चुके हैं। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान अलग होता है। कई मंजिला अमारात आने वाहद में मलबे का ढेर बन जाती हैं, यानी एक ही लम्हे में आने वाहद, एक ही लम्हे में इस मलबे से ज़ख्मियों और ज़िंदा बच जाने वाले इंसानों को निकालना नामुमकिन हो जाता है। इंसानों को निकाल भी लिया जाए तो इमारत के मलबे को उठाना और उसके बाद नई इमारत तामीर करना महीनों या बरसों में मुमकिन हो पाता है। फिर आगे सैलाब है। सैलाब के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज़लज़ले की तरह सैलाब इंसान के लिए डरावना ख्वाब रहे हैं। सैलाबों की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। गाड़ियां सैलाब के पानी में बह जाती हैं और फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सैलाब ने बार बार तबाही मचाई है। मुवाजना करते हैं अब पहले ज़लज़ला एक ऐसी
قدرتی آفت ہے جس کا انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود پہلے سے اندازہ لگانے سے قاصر ہے، یعنی قاصر ہے یعنی نہیں لگا سکتا۔ انسان موسموں کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی ایسے آلات نہایت محدود پیمانے پر ہی بنا پایا ہے جو اسے آنے والے زلزلے سے نہایت قلیل مدت قبل اس کا امکان بتا سکتے ہیں، یعنی اس کے آنے سے پہلے اس کا امکان، اس کے آنے کا جو پتہ ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تاہم یہ انتظام دنیا بھر میں صرف امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحلی مقام پر ہو سکا ہے۔ آگے ہے کہ جبکہ سیلاب ایسی قدرتی آفت ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے، یعنی ہم اسے بچ سکتے ہیں۔ سیلاب کی زیادہ تر وجوہ میں زیادہ بارشیں یا گلیشیئر کا پگھلنا ہوتا ہے۔ گلیشیئر ایک بڑے بڑے بیٹا برف کے تودے ہوتے ہیں، اور وہ اگر پگھل جائیں تو پھر سیلاب اتنا ان میں پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ پگھل جائیں تو وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دریاؤں کے راستے میں ڈیم یا بیراج بنا لیں، سیلاب کے فالتو پانی کا رخ ایسے علاقوں کی طرف موڑ دیں جو بنجر یا صحرائی ہیں، تو سیلاب کی تباہ کاریوں کو فائدے میں بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل ایسے نہیں ہو رہا، ان کو جو ہیں کچی آبادیوں کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ڈیم ذخیرہ شدہ پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ ڈیم اور بیراج کا پانی ضرورت پڑنے پر دریاؤں اور نہروں میں ڈال کر پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ڈیم بہت بڑی ضرورت ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ مندرجہ بالا موازنے کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سیلاب کی نسبت زلزلہ زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آفات سے تمام نسلیں انسانی کو بچائیں، آمین۔ اب 8 کلاس جو ہے تفصیلی سوالوں میں سے دوسرا سوال یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سیلاب ایسی قدرتی آفت ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سیلاب کی زیادہ تر وجوہ میں زیادہ بارشیں یا گلیشیئر کا پگھلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم دریاؤں کے راستے میں ڈیم یا بیراج بنا لیں، سیلاب کے فالتو پانی کا رخ ایسے علاقوں کی طرف موڑ دیں جو بنجر یا صحرائی ہوں۔ جو بنجر یعنی جن کی مٹی خشک ہو گئی ہو یا جن پر پانی نہ لگا ہو سال ہا سال سے، ایسی زمین کو کہتے ہیں۔ اور صحرائی جہاں پر صحرائی ریتلے علاقے میں پائی جانے والی زمین، اس کو صحرائی زمین کہتے ہیں، جو سیلاب کی تباہ کاریوں کو فائدے میں بدلا جا سکتا ہے۔ ڈیم میں ذخیرہ شدہ پانی یعنی اکٹھا کیا ہوا پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ ڈیم اور بیراج کا پانی ضرورت پڑنے پر دریاؤں اور نہروں میں ڈال کر پانی کی کمی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کی جائے تاکہ ان آفات کی وجہ سے نقصان کم سے کم ہو اور ملکی معیشت کا پہیہ چلتا رہے، یعنی ہمارے جو آمدن کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی پیسہ جو ہمارا سیلاب کی تباہ کاریوں پر لگ جاتا ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے یا ناگہانی آفات میں لگ جاتا ہے۔ اب بیٹا دوسرا سوال ہے کہ متن کے مطابق درست جواب پر ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ ایک وبا کا نام ہے بخار، کھانسی، ملیریا اور ذیابیطس۔ ملیریا ہے وبائی، اور ناگہانی آفت ہے مہنگائی، زلزلہ، بخار اور کھانسی۔ زلزلہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے سیاست سے، بیماری سے، زلزلے سے اور بارش سے زلزلے سے۔ اچھا 8 کلاس آپ نے ان کو سرکل نہیں کرنا، ٹک مارک کرنا ہے، یہ جیسے کیا ہوا ہے۔ اچھا چلی میں سب سے زیادہ زلزلہ آیا 1960 میں، 1956 میں، 1964 میں اور 1963 میں۔ کب آیا؟ 1960 میں، 1960 میں۔ اچھا 1556 کے زلزلے میں چین کے 2 صوبوں کی آبادی ہلاک ہو گئی، 50%، 60%، 70% اور 40%۔
60%। अच्छा, कोटे में बदतरीन ज़लज़ला आया 1930 में, 1932 में, 1935 में, 1945 में। कब आया? 1945 में। और 2005 में मुज़फ़्फ़राबाद में आने वाले ज़लज़ले में लोग हलाक हुए। 90,000, 80,000, 70,000 और 2,000, ये 60,000 ये इधर। और किस मुल्क में ज़लज़ला प्रूफ इमारतें बनाई गई हैं? अमेरिका, चीन, जापान और पाकिस्तान। जापान। इसको टिक मार्क करेंगे हम, ये ऐसे। चलो, अब है कि पढ़ना। अब इसको आपने सवाल नंबर 4 है कि अखबारात और कुतब की मदद से ज़लज़ले और सैलाब की तबाहकारियों के मालूमात पर लिखे गए मज़ामीन पढ़िए और दोस्तों से मालूमात का तबादला ख्याल कीजिए। ये आपके क्लासरूम में करने का काम है। लफ्ज़ों का खेल। वाहिद अल्फाज की जमा और जमा की वाहिद लिखें। वाहिद जमा। नुकसान का क्या है? नुकसानात। मकान मकानात। हादसा हादसात। फ़ायदा फ़वाइद। आफत आफात। फिर अमारत अमारतें। अमारात अमारत लिखेंगे इसका वाहिद। बुखारात बुखार। इजादात इजाद। हैवानात हैवान। कलमा कलमात। फिर अगला सवाल है कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज तहरीर करें। अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज। तरक्की ज़वाल। क़बल आखिर। बीमारी शफ़ा या तंदुरुस्ती। और फिर है अल्फाज मुतज़ाद इंसान हैवान। ला इलाज लाइलाज। मुमकिन नामुमकिन। ज़बान शनासी। अब हम ज़बान की पहचान। इसमें सिफ़्त की इक़साम। इसमें सिफ़्त की इक़साम कौन सी हैं? सिफ़्त ज़ाती, वो सिफ़्त जो किसी मौसूफ़ से मुस्तकिल तौर पर पाई जाए। किसी मौसूफ़ में, यानी सिफ़्त जिसकी की जाए ना, उसकी उसमें मुस्तकिल तौर पर यानी हमेशा पाई जाए, उसे सिफ़्त ज़ाती कहते हैं। मसलन अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा वग़ैरह। और सिफ़त निस्बती, वो इसमें सिफ़्त जो सिफ़्त तो ना हो लेकिन सिर्फ़ ताल्लुक़ की वजह से सिफ़्त के मायने ज़ाहिर करे, ऐसे जैसे लाहौरी नमक, पेशावरी कबाब और हफ़ीज़ जलंधरी, जो किसी ताल्लुक़ यानी ताल्लुक़। अब लाहौरी नमक में क्या ताल्लुक़ है? लाहौर का नमक। और पेशावरी कबाब में पेशावर का कबाब। और हफ़ीज़ जलंधरी जो हफ़ीज़ हैं वो जलंधर के रहने वाले हैं। और सिफ़त अददी, वो सिफ़्त जो अपने मौसूफ़ की तरतीब या दर्जे को ज़ाहिर करे। अपने मौसूफ़ यानी तारीफ़ करने वाले के दर्जे, तरतीब या दर्जे को ज़ाहिर करे। यानी इसकी क्या तरतीब है? पहला, दूसरा और तीसरा। और दर्जा क्या है? जैसे तीसरा लड़का, दूसरा आम और 5 किलो वग़ैरह। दर्जा ये है। अच्छा, सिफ़्त मिक़दारी, वो सिफ़्त जिसमें किसी चीज़ की मिक़दार ज़ाहिर हो, यानी मिक़दार के लिहाज से उसको काउंट किया जाए। यानी काउंट किया जाए, जैसे थोड़ा, ज़्यादा, मुट्ठी भर और बेशुमार वग़ैरह। और तख्लीकी लिखाई है। सैलाब के नुकसानात के अनवार पर मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। और ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और फिर आगे सरगर्मियाँ हैं। इंटरनेट की मदद से पाकिस्तान में आने वाले 5 ज़लज़लों की तारीख़ें, मकामात और हलाकतों की फ़हरिस्त बनाइए। और फिर है कि क्या इंसान सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा सकता है? बहस कीजिए। जी हाँ, ये आपके क्लासरूम में करने वाली सरगर्मियाँ हैं। और इंशाल्लाह बच्चों, यहाँ पर ही हमारे ये आज का लेसन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम इस सबक के इक़्तिबास की तशरीह और ख़लासा और सैलाब के नुकसानात के अनवान पर मुफस्सल मज़मून तहरीर करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म होता है। आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुँच पाए।
اور جو بچے یہ میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں یا جن بچوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔